गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं, हमने चैप्टर शुरू किया था कल संघीय कार्यपालिका, जिसमें मैंने आपको मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बताना शुरू किया था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मंत्री परिषद की रचना और गठन के बारे में बताया। उसके बाद बताया भी जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह से किस तरह से जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अभी राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत दल के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। उसके बाद हमने उसके कार्यकाल के बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद हमने किया था कि जो भारत की मंत्रिमंडलीय प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ भी। जो मंत्रिमंडल है हमारा, उसके क्या कार्य हैं और उसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई है। तो भारत में क्या है, जैसा कि आपको पता ही है कि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण पता ही है आपको, मंत्रिपरिषद क्या है, देश की वास्तविक कार्यपालिका, और नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति। कि जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं ना, वो वास्तविक रूप से उनका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद ही करता है। और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ही देश का वास्तविक शासक है। सर जॉन मैरियट क्या कहता है, एक विद्वान, कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन तंत्र भी, सारे देश का जो प्रशासन है ना, जो हमारा प्रशासन है, वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मंत्री परिषद के। रैमजे मेयोर क्या कहता है कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। भी इसमें उन्होंने क्या माना है कि जो राज्य है यानी कि देश, जैसे कि भारत को क्या मान लिया है, कि जहाज मान लिया, और उसको कौन चला रहा है, यानी कि जो उसका पायलट है वो कौन है, जो कौन है, मंत्रिमंडल है। ठीक है, और गैलेडस्टन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह पूर्ण पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लगा लीजिए, जैसे सूर्य है, ठीक है, चंद्रमा है, जैसे कि उसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से। तो उन्होंने क्या माना है, मंत्रिमंडल को एक पूर्ण पिंड माना है। भारत में जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के कार्य है वो क्या क्या है, बात में क्या करनी है, वही करनी है। मैं आपको यही बताऊंगी कि मंत्रिमंडल के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियाँ इसे संविधान के अकॉर्डिंग दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या है मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रीय नीति का निर्माण। भी मंत्रिमंडल देश की वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते भी सारे कार्य उसे ही करने हैं। तो वो क्या करेगा, देश के लिए नीतियों का निर्माण करेगा, यानी कि राष्ट्र नीति का निर्माण वो करता है। तो इस सिलसिले में वो क्या क्या काम करते हैं, भी समाज कल्याण के लिए सभी कार्य करना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नए तरीके निकालना, विदेशों में से संबंध स्थापित करना, युद्ध या शांति स्थापित करने के लिए समुचित पग उठाना, देश के लिए घरेलू तथा विदेशी नीति निर्धारित करना, विदेशों से संधियां और समझौते करना। तो इस तरह से ये सारे कार्य कौन करेगा, कि राष्ट्र नीति का निर्माण करना। उसके तहत क्या क्या कार्य करता है, दोबारा फिर से बता देती हूँ, कि समाज कल्याण के लिए मेनली हर संभव कार्य करना, देश के आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में सोचना, ठीक है। उसके बाद युद्ध तथा शांति के समय में उचित पग उठाना, उसके बाद विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना। ये सारे कार्य किसके हैं, मंत्रिमंडल के हैं। उसके बाद आता है प्रशासकीय कार्य। भी भारतीय संविधान द्वारा प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है, लेकिन ये क्या है, केवल सैद्धांतिक है। वास्तविक कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। तो जो सारे प्रशासकीय कार्य है वो किसके हाथ में है, मंत्रिमंडल के हाथ में है। ठीक है, तो मंत्रीगण विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वो अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं तथा उसके कार्य और नीतियों की देखभाल करते हैं। मंत्रियों का कार्य होता है कि वे देखें कि उनके विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। इसलिए विभागों के कर्मचारी मंत्रियों की आज्ञा अनुसार काम करते हैं और मंत्रिमंडल ही सरकार की नीतियों को लागू करता है। उदाहरण के लिए जैसे आप ले लीजिए, भी शिक्षा विभाग है, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है उसका कार्य क्या होगा, शिक्षा विभाग को देखरेख करना, उसका निरीक्षण करना, उसके लिए नीतियां निर्माण करना, और जो उसके कर्मचारी होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो इस तरह से ये प्रशासकीय कार्य कौन करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं। अध्यादेश को जारी करने की शक्ति वैसे तो राष्ट्रपति के पास है, आपको पता है भी संकट काल में अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून वो बना सकता है, ठीक है, लेकिन प्रयोग कौन करता है उसे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो उसके बाद आता है इसमें वैधानिक कार्य। भाई जो मुख्यतः कानून निर्माण का कार्य कौन करती है, संसद करती है। कैबिनेट का विधि निर्माण संबंधी कोई कार्य स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं लिखा गया है, परंतु व्यवहार में कैबिनेट का कानून निर्माण क्षेत्र में भी प्रमुख। भाई जो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं जो संसद के सदस्य हैं उनका योगदान है या नहीं है। अगर हम देखें
तो बहुमत दल की जो सरकार है भाई, ठीक है, जैसे कि संसद में जितने सदस्य हैं, बहुमत दल की सरकार है, अगर कोई कानून संसद में पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, उस पर मत होगा, तो जब बीजेपी का बहुमत है तो जो बीजेपी के सांसद होंगे वो सारे कहाँ वोट डालेंगे, उस बिल के क्या में, उस बिल के पक्ष में ही वोट डालेंगे। और इस तरह से वैधानिक कार्य, यानी कि जो बिल कोई कानून बनाने का कार्य है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल का ही होता है, चाहे संविधान में लिखा गया हो या ना लिखा गया हो सैद्धांतिक रूप से। उसके बाद आता है वित्तीय कार्य भी। जैसा कि आपको पता है हमारी संसद को धन की संरक्षिका यानी कि रक्षक माना गया है, तो जो उसकी स्वीकृति के बिना आपको पता है कोई टैक्स नहीं लगा सकती सरकार, ना ही कोई खर्चा किया जा सकता है। व्यवहार में संसद की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। अभी मंत्री ही लोकसभा में क्या करते हैं, बिल पेश करते हैं। अब देखा है कभी आपने कि बजट मतलब कि पेश किया गया, जैसे कि मोदी सरकार ने बजट पेश किया, क्या उस बजट को नहीं माना गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका बहुमत है। अभी जब तक उनका बहुमत है ना, तब तक उनके पक्ष में क्या रहेगा, संसद रहेगी। इस तरह से तो जो वित्तीय कार्य है वो भी मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं, यानी कि धन पर भी कहीं ना कहीं उसका ही अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें विभागों में तालमेल, कि मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक करना होता है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए सभी विभागों की पारस्परिक यानी कि आपसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं और उनके कार्यों का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, कि उन विभागों के बीच में तालमेल रखते हैं, क्योंकि सभी विभाग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये भी किसका कार्य है, मंत्रिमंडल का कार्य है। उसके बाद विदेशी संबंधों का संचालन, कि मंत्रिमंडल ही विदेश नीति का निर्माण करता है और विदेशी संबंधों का संचालन करता है। भी किसी देश में राजदूत नियुक्त करना है, प्रतिनिधियों की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिमंडल का परामर्श लेता है पहले, फिर क्या करता है, राजदूत क्या करता है, निर्धारित करता है। इसके साथ साथ किसी देश के साथ कोई संधि करनी है, कोई व्यापारिक समझौता करना है या युद्ध इत्यादि आदि विषयों पर भी क्या है, मंत्रिमंडल की राय अनिवार्य होती है। उसके बाद नियुक्तियों पर नियंत्रण, कि संविधान द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया, जैसे कि मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर, राजदूत, अटर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक जो बजट निर्माण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, आगे आप चैप्टर भी पढ़ेंगे कि जो मुख्य नियुक्तियां होती है, बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं जिनकी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, मंत्रिमंडल ही करता है। वित्त आयोग, चुनाव आयोग के सदस्य, ये सारी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं ये किसकी सलाह से की जाती है, मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है, मंत्रिमंडल ही करता है। तो ये क्या हुआ, उसका कार्य हुआ और ये उसकी शक्ति भी हुई। उसके बाद जांच पड़ताल की समितियां, भी मंत्रिमंडल को भूतपूर्व मंत्रियों यानी कि पहले जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों या अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए जांच पड़ताल समितियां नियुक्त, भी मंत्रिमंडल क्या करता है, जांच पड़ताल समितियों की नियुक्ति करता है, ताकि अगर किसी सांसद पर, अगर किसी मंत्री पर आरोप लग रहा है तो वो ऐसे उसे नहीं मान लेते, वो क्या करते हैं, उन समितियों से उसकी जांच पड़ताल करवाते हैं। उसके बाद आता है संकटकालीन घोषणा, की संविधान के 44वें संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है। पहले आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा केवल उसी समय कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से उसे ऐसा करने का परामर्श दे। भी मंत्रिमंडल का परामर्श जरूरी है अगर राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करनी है। तो ये भी क्या हो गया, मंत्रिमंडल की शक्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना, भी देश में जो भी कानून बने उनको लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि कैबिनेट की शक्तियों का अध्ययन, हमने कार्य पढ़ लिए तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग करके एक तानाशाह बन सकती है कौन, मंत्रिमंडल, यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की कैबिनेट भी इंग्लैंड की कैबिनेट की तरह तानाशाह बनती जा रही है, क्योंकि जब बहुमत है संसद के अंदर तो वो मनमाने ढंग से अपने पक्ष में क्या है, कानूनों को पास करवा सकती है। इसके अतिरिक्त इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है कि वो संसद को भंग करवा सकती। बिल्कुल सही बात है। अब जब बहुमत उनका होगा तो जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो संसद अपने आप भंग हो जाएगी और देश में दोबारा से चुनाव करने की स्थिति आ जाएगी।
इसका अर्थ क्या हुआ कि कैबिनेट संसद को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार है वही क्या करती है, अगर बहुमत की सरकार है तो वो नियंत्रित करती है। फिर भी कैबिनेट तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि कैबिनेट एक लोकतांत्रिक संस्था है। हमें पता है कि अगर वो तानाशाह बनेगी तो वो जनता की इच्छा पर निर्भर है, वो जनता ने ही चुनकर उनको संसद में भेजा है, तो वो उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकती। तो उपयुक्त तौर पर हम यह कह सकते हैं कि कैबिनेट का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी होने पर भी सारे देश का प्रशासन कैबिनेट के द्वारा चलाया जाता है। कैबिनेट का महत्व हर क्षेत्र में, चाहे वह विधान पालिका है या कार्यपालिका है। वह विदेश नीति क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने देखा कि उसका कार्य क्या है, बहुत विस्तृत है। यहाँ तक कि संकटकालीन समय में भी राष्ट्रपति को कैबिनेट से क्या लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा भी गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रकार यदि यह कह सके हम कि कैबिनेट जहाज रूपी राज्य का निर्देशक यंत्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भी जो मंत्रिमंडल है ना, वो क्या है, राज्य रूपी जहाज का परिचालक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा देश चलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।